दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं भी भारत की इस खास इंटरव्यू सीरीज में और इस कार्यक्रम में जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम आदिवासी नेताओं से बात करते हैं, उन लोगों से बात करते हैं जो आदिवासियों के मसलों से सरोकार रखते हैं, लेखकों से बात करते हैं, फिल्म मेकर से बात करते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो उनके हकों के लिए आवाज उठाते हैं या जो पत्रकार जो उनके लिए काम करते हैं उनसे बात करते हैं। और आज इस खास सीरीज के इस इंटरव्यू में मेरे साथ रमेश कुमार गजबे साहब मौजूद हैं, जो खुद एक आदिवासी नेता हैं और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली का जो इलाका है वहां पर वो रहते हैं, काम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रमेश जी आपका इस इंटरव्यू सीरीज में। धन्यवाद जी, तो सबसे पहले रमेश जी, आपसे जो मैं बातचीत करना चाहता हूं, आपको जो मैंने इनवाइट किया है वो इसलिए किया है कि विदर्भ का जो इलाका है वहां पर जो एक पुराना मसला चला आ रहा है जिसको आप लगातार उठाते रहे हैं, जिसके बारे में बात करते रहे हैं, गोवारी आदिवासी जो हैं उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिलने की जो बात है उस पर आप बात करते रहे हैं। मुंबई हाई कोर्ट ने शायद 2018 में एक आदेश दिया था कि उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब उस फैसले को पलट दिया है। सबसे पहले तो मैं संक्षिप्त सी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, जो फैसला दिया है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के मुताबिक दिया है, क्योंकि गोवारियों का जो इंक्लूजन हुआ है शेड्यूल में, it is included as a गोंड गोवारी, not अरुण गोवारी। तो गोंड गोवारी के इंक्लूजन होने के कारण तो एक तो उनको गोंड गोवारी बोलना चाहिए या मानना चाहिए एक बार, या फिर ये गोंड गोवारी जो इंक्लूजन हुआ है उसको अमेंडमेंट करके सिर्फ गोंड निकालकर वहां से गोवारियों का अगर इंक्लूजन होता है तो मामला हल हो जाता है। तो ये सिंपल अमेंडमेंट की बात है जो इतने सालों में नहीं हो पाई है। लेकिन रमेश जी, जब ये इतनी सिंपल बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कंफ्यूजन हुआ ही क्यों? क्योंकि मेरा अनुभव है कि मैं जब आदिवासी इलाकों में घूमा, उड़ीसा में मुझे इसी तरह का मामला देखने के लिए मिला, धुरवा आदिवासियों में। छत्तीसगढ़ में धुरवा जो है वो पीवीटीजी माने जाते हैं, लेकिन उड़ीसा में एक नदी है बीच में। सिर्फ उड़ीसा में मलकानगिरी जिले में और आसपास के इलाकों में उनको सामान्य श्रेणी में रखा गया है। इसी तरह से और भी कई राज्यों में इस तरह का हमने ये देखने के लिए देखा। हमने राजस्थान में अभी स्पेलिंग के मीणा की स्पेलिंग क्या है उसको लेके भी कंफ्यूजन था। तो जो गोवारी और गोंड गोवारी का जो कंफ्यूजन है इसको थोड़ा सा अगर समझा सकें हमें। सर, इसके थोड़ा अपने को पीछे जाना पड़ेगा इसके, क्योंकि अभी तो हम 2020 में खड़े हैं। एक्चुअली रिजर्वेशन पॉलिसी जो आई है 1950 के बाद आई है, जब फर्स्ट प्रेसिडेंशियल रूल जो बना था तब से अभी तक 2 बार से अमेंडमेंट हुआ। जो पहली बार अमेंडमेंट हुई थी वो 1956 में, जो कि उस वक्त काका साहब कॉलेजर कमीशन के नाम से जाने वाले बैकवर्ड क्लास कमीशन जो था उन्होंने रिकमेंड किया था। ऐसे कई आदिवासी ग्रुप छूट गए थे उस वक्त inclusion in 1950s presidential order। तो उनको सबको रियायत मिलना चाहिए या उनका इंक्लूजन होना चाहिए, इसलिए काका कॉलेज कमीशन ने रिकमेंडेशन किया था। गोवारियों के बारे में जो रिकमेंडेशन था वो था टू बी एडेड विद गोंड्स, गोवारी टू बी एडेड विद गोंड, दैट वाज द रिकमेंडेशन। तो रिकमेंडेशन फिर बाद में अमेंडमेंट में तब्दील हुआ, लेकिन जब अमेंडमेंट में तब्दील हुआ तब उसको गोवारी सिर्फ गोवारी के नाम से अमेंडमेंट करने से थोड़ी चूक हो गई और वहां पे उनका गोंड गोवारी करके इंक्लूजन हो गया, जबकि गोंड गोवारी नाम को भी कास्ट एस्टैब्लिश नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं रमेश जी कि दरअसल गोंड गोवारी कोई अलग से कोई आदिवासी समूह नहीं है, असल में गोवारी ही है, उसके साथ गोंड जोड़ दिया गया और उससे ये कंफ्यूजन पैदा हुआ। तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने तो अब ये स्पष्ट कर दिया है और आप भी ये मानते हैं
कि अगर इस त्रुटि को दूर किया जा सकता है तो वो सिर्फ संसद से कानून बना के किया जा सकता है। संविधान का आर्टिकल 342 बिल्कुल क्लियर है इस मामले में, सेक्शन 1 और 2 इसका। लेकिन क्या आपको उम्मीद है कि अब तक अगर ये नहीं हुआ है, और ये अब पूरी तरह से राजनीतिक मसला है क्योंकि संसद से कानून पास करना पड़ेगा, क्या कारण है कि इतने समय के बाद भी गोवारी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं मिल पाया, जबकि आप कहते हैं कि ये बहुत सिंपल स्टेप है? सर, सबसे पहले तो ये बात आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा कि जब फर्स्ट रेसिडेंशियल रूल आया था उसमें कुछ स्पेसिफाइड एरिया करके एक अमेंडमेंट था कि विशिष्ट एरिया में रहने वाले लोग ही सिर्फ आदिवासी कह सकते हैं या उनको दर्जा दिया जा सकता है। उस स्पेसिफाइड एरिया के बाहर अगर उसी कास्ट के लोग अगर रहते हैं तो उनको वो आदिवासी का दर्जा नकारा जाता है। That was the provision at that time. एरिया रेस्ट्रिक्शन जिसको हम बोलते हैं, ये एरिया रेस्ट्रिक्शन 1976 में पहली बार हटाया गया था, जो इंदिरा जी ने महसूस किया था कि ये इसे इनजस्टिस, अगर एक भाई शेड्यूल एरिया में है और दूसरा भाई अगर नॉन शेड्यूल एरिया में अगर है तो एक वो फैसिलिटी मिलने के लिए वो लायबल हो सकता है, लेकिन जो शेड्यूल एरिया में नहीं है वो नहीं हो सकता। दैट वाज द इनजस्टिस। तो इसलिए इंदिरा जी ने बहुत बड़ा सोच के उसको वो अमेंडमेंट बनाई थी, इसमें एरिया रिस्ट्रिक्शन उन्होंने निकाल दिया था और फिर आदिवासी कहीं का भी रहे उसी स्टेट में कि उसको वो सभी को रियायत मिलना चाहिए, ये प्रोविजन। अनफॉर्चुनेटली 1950 से लेकर तो 60 तक जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट चल रहा था अकॉर्डिंग टू द ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, विदर्भ में मराठी बहुत एरिया था उस वक्त, विदर्भ जो कि उस वक्त सिपेंड बेलर में जो मध्य प्रदेश का एक भाग हुआ करता था, एमपी का एक भाग हुआ करता था, सेंट्रल प्रोविंसेस का भाग हुआ करता था, वो उस वक्त मध्य प्रदेश के साथ था। जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ 1961 में, जब महाराष्ट्र का गठन हुआ तो पहला जो महाराष्ट्र था वो तो बॉम्बे स्टेट था जी, मुंबई राज्य, जिनका एक्सटेंशन सिर्फ मराठवाड़ा तक सीमित था जी, मराठवाड़ा से लेकर तो एमपी तक सेंट्रल प्रोविंसेस तक जो विदर्भ का एरिया था, ये 8 जिलों को महाराष्ट्र शामिल किया गया, फिर बाद में महाराष्ट्र बना जी। जैसे भी महाराष्ट्र बना उसी मुताबिक जब शेड्यूल रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ तो एमपी की जो लिस्ट बनी थी शेड्यूल की 1956 में आफ्टर अमेंडमेंट, जैसे कि वैसे उन्होंने महाराष्ट्र में अडॉप्ट किया। लेकिन जब महाराष्ट्र में विदर्भ ज्वाइन हुआ उस वक्त तो बहुत बड़े आश्वासन दिए थे, अब उसके ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना कहा गया था पब्लिक के जो क्वांटम है, पब्लिक क्वांटम के आधार पर उन्हें सभी रियायतें दी जाएगी अकॉर्डिंग टू जो प्रोविजंस थे। विदर्भ के पॉपुलेशन कंसंट्रेशन तक 23% था इन कंपैरिजन। ये 23% कंपैरिजन ये बॉम्बे स्टेट में ज्वाइन हो गया, इसलिए बॉम्बे स्टेट में काम करने वाले सभी नेता मुंबई से लेकर कोंकण से लेकर तो मराठवाड़ा तक सभी लोगों को लगा कि एक्सपांशन तो काफी हो गया, क्योंकि ये ट्राइब जो थी फिर गोवारी ट्राइब है, माना ट्राइब है, या हल्बा ट्राइब है, मनियावालो है, ऐसी छोटी मोटी करीब 30-40 ट्राइब छूट गई थी, इनका इंक्लूजन हो गया। इनका इंक्लूजन होने के कारण क्वांटम बढ़ गया। उन्हें लगा कि भाई इस क्वांटम बढ़ने के कारण अगर कंसंट्रेशन बढ़ा रहता या परसेंटेज बढ़ा रहता रिजर्वेशन का तो शायद कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया रहता, लेकिन जो प्रोविजन थी 7.5% का उसी के अंदर ये क्वांटम बढ़ गया, इसलिए उन्हें लगा कि वो हम करने हैं और तब से वो विरोध करना शुरू कर दिया। उस विरोधाभास का कारण ही है कि जो अभी तक अमेंडमेंट महाराष्ट्र में नहीं बन रही। जी, तो रमेश जी मुझे एक चीज थोड़ा सा समझाइए कि गोवारी आदिवासी जो हैं, आप कह रहे हैं कि गौंड गोवारी कोई टर्म ही नहीं है, ये एक तरह से एक मिस्टेक है जो हो गई किसी वजह से। थोड़ा सा गोवारी ट्राइब के बारे में मुझे बताइए कि किस इलाके में रहते हैं, क्या इनका स्टेटस है एजुकेशन की अगर बात करें, या उनके आर्थिक स्थिति की बात करें, उनके लाइवलीहुड की बात करें, कैसी स्थिति में है ये ट्राइब और कितना जरूरी है इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिलना? सर बात यह है कि हम अगर इनका व्यू ले जी तो विदर्भ के 5 जिले में एक है
concentrated है, थोड़ा concentrated है, around about you can say the 10%, you can say 10%, जिसमें भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, वर्धा, यवतमाल, अमरावती ये डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे गवर्नमेंट है। बाकी जगह में तो स्पोरेडिक ही है, कुछ भाभी पेट खाने के लिए इधर चले गए ऐसे लोग, लेकिन ये 5 जिले थे और सेंट्रल प्रोविंस में एमपी का प्रदेश है जहाँ पे गोवा दक्षिण भारत में जी। अब सवाल यह है कि हम सब लोग ट्राइबल्स कोण, गोवारी, माना, हलवा हम सब साथ में रहते थे, सभी लोग साथ में रहते थे। अनफॉर्चुनेटली कुछ नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से उससे वो माइग्रेशन बहुत हुआ। 19वीं सदी में बहुत ज्यादा माइग्रेशन हुआ। माइग्रेशन के कारण लोग इधर उधर चले गए, कुछ लोग वहां रिटर्न हो गए, कुछ लोग शहरों में आकर बसे। तो ये सब बातें हुई। आज भी गोवारियों का स्टेटस अगर देखा जाए इन कंपैरिजन बहुत मिजरेबल है, बहुत ही मिजरेबल है। बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत कम लोग प्रशासकीय सेवाओं में आए हैं और उन्हें प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही कम है। नहीं के बराबर बोले तो चल जाते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा ट्राइबल ग्रुप है जिसको ज्यादा जरूरत है शेड्यूल ट्राइब के जो अधिकार मिलते हैं, जो उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि हम लोग साथ में रहते थे लोअर मिरर में गोंड गोवारे ही कट माना जी। रीजनल लैंग्वेज हम लोग बोलते थे गोंड गोवारे ही कट माना ने ये सब एक साथ रहते थे जी जी। रमेश कुमार बाबूराव जी गजबे, ये बहुत ही कमाल की बात है कि ज्यादातर ये होता है कि जब एक कोई आदिवासी समूह ट्राइबल स्टेटस मांगता है तो आमतौर पर दूसरे आदिवासी समूह उसका विरोध करते हैं क्योंकि रिसोर्सेज बढ़ते हैं, लेकिन आप इसका समर्थन कर रहे हैं। अब मुझे जी सर मैं आपको मैं इसलिए समर्थन करता हूँ कि आज देश का अगर सिनेरियो हम अगर देखते हैं, हम आपस में लड़ने से क्या फायदा हुआ? अगर हम साथ में काम करते तो शायद 2 कदम हो सब लोग आगे चले गए थे। जो नहीं हो पाया 170 साल के अंदर। हम चाहते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटी चाहे कोई भी कास्ट की हो, कोई भी सेक्शन की हो, वो आगे बढ़ना चाहिए। कम से कम आप पब्लिक के साथ तो आना चाहिए, उनका लाइवलीहुड जो है वो भी कम से कम सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। आज इनमें कुपोषण, अज्ञान, शिक्षा की कमतरता, प्रशासकीय एडमिनिस्ट्रेशन में ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। और न सिर्फ जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उसको जो सुविधाएं हासिल हैं, उन सुविधाओं की बात तो है ही, लेकिन शायद एक जो पहचान का भी जो मसला है कि वो एक आदिवासी समूह है, ये भी अपने आप में एक अजीबोगरीब बात है कि सभी आदिवासी समूहों के साथ वो रहते हैं लेकिन उनको आदिवासी नहीं माना जाता है और उनकी पहचान को एक तरह से नकार दिया जाता है। मैं आपको एक मजेदार इंसिडेंट बता देता हूँ इस बात पर। हमारा एक कलीग था जो वैलिडिटी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए करके इंटरव्यू के लिए गया। उनको पूछा गया कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बोला विकास। उनके फादर का नाम पूछा गया, फादर का नाम दत्तात्रेय बताया। सरनेम पूछा, उन्होंने बोला दांडेकर। अब इनका ओरिजिनल सरनेम तो अलग था, ये मॉडिफाइड हो गया, एक जनरेशन में मॉडिफाइड हो गया जी। नॉमेनक्लेचर की जो बात है, आज तो हम अमिताभ बच्चन के नाम रख रहे हैं जी। बिल्कुल सही बात। जो आज आपको ये ट्रेंड आ रही है जी, क्या होता है कि ट्रेंड के मुताबिक और समय के मुताबिक कुछ ना कुछ चेंजेस तो आना ही है। बिल्कुल सही बात। लेकिन हम हार्ड कोड नहीं बनाना चाहिए, हार्ड लाइन नहीं बनाना चाहिए कि भाई आप में एकदम चेंज अगर आ गया तो आप ट्रैवल नहीं है। इस देश में जो भी प्रोविजन है इस वक्त वो जाति आधार पर जी, कोई माने या न माने, बट दैट इज ट्रू कि जाति आधार पर ही हम लोग आरक्षण का क्लेम करते हैं जी। गवर्नमेंट भी उस बात को मानती है जी। और जो भी हमारी जाति ठहराई जाती है वो तो पेट्रोनियल होती है जी, पिताजी की तरफ से आती है। अगर पिताजी जिस जाति के होंगे बच्चे उसी जाति के रहेंगे, मां चाहे कोई और जाति के रहें। तो ये प्रोविजन ध्यान में रखते हुए अगर क्राइटेरिया जो लगाया जाता है, हमने जैसे ट्राइबल्स के लिए
क्राइटेरिया रखे हैं, 9-10 में से अगर 50% क्राइटेरिया में अगर आदमी फिट होता है तो फिर शुड बी कंसीडर्ड जी लेकिन ये नहीं हो पा रहा, हार्ड लाइन ले रहे हैं। अगर वो 100% अधिक पॉल्यूशन का हो नहीं पा रहा है, क्या इसके पीछे आप एक वजह ये मानेंगे कि जो मैंने महसूस किया है कि जब रिजर्वेशन का सवाल आता है तो शेड्यूल कास्ट्स के लिए भी रिजर्वेशन पर कई बार सवाल उठता है, लेकिन ट्राइबल्स का जब मसला आता है तो क्योंकि एक बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप नहीं बन पाए हैं आदिवासी, क्योंकि देश के अलग अलग कोनों में छितराए हुए हैं, जंगलों में रहते हैं, दुर्गम इलाकों में रहते हैं, शिक्षा की भी शायद कमी है, और एक तरह से अलग सभ्यता में भी रहते हैं, उनका उनका व्यवहार, उनका स्वभाव भी शायद अलग होता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर आप इंटेलेक्चुअल भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कारण है कि आदिवासियों के मसले उतनी ताकत के साथ या उतने अहम नहीं बन पाते हैं, चाहे संसद की बात हो, विधानसभाओं की बात हो या मीडिया की बात हो, क्या वजह आपको समझ में आती है? मैं आपकी बात से इसलिए सहमत हूँ कि आप प्रेजेंट सिनेरियो में आप सोच रहे हो ये बात। जी, बात ऐसी है, पॉलिटिक्स की अगर बात कर रहे हैं, क्योंकि हर बात का पॉलिटिक्स होता है जी, पॉलिटिक्स की बात अगर हम कर रहे हैं, दोस्त हु आर एस्टैब्लिश्ड वो तो अपना वो तो अपना पद नहीं खोना चाहेंगे या अपना स्टेटस नहीं खोना चाहेंगे, ये बात इट इज ट्रू। वो क्या करेंगे, डिवाइड एंड रूल इज द पॉलिसी ऑफ दिस एवरी गवर्नमेंट, चाहे कांग्रेस प्रणीत हो या बीजेपी प्रणीत हो या कोई भी प्रणीत हो, उनका एक ही फॉर्मूला चल रहा है, डिवाइड द पब्लिक एंड गुड द पब्लिक। ये आदिवासियों को इसी की शिकार है। अगर कोई एजुकेशन बढ़ता है तो उसे कुछ रियायत दी जाती है, उनको खामोश किया जाता है। आदिवासी मूलतः है कि बहुत बहुत गरीब है, बहुत ही गरीब है, दे आर लैंडलेस, दे आर मनीलेस, दे डोंट हैव एनी प्रॉपर्टीज। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज थी। और आपको मालूम है कि जब हिंदुस्तान बना, एक बना भारत जब बना एक साथ, तो कई संस्थानिक लोग जो थे, जमींदार लोग जो थे, वो सब इकट्ठा आए करके हुआ, अदरवाइज ये तो डिवाइडेड थे सब। आदिवासियों का इतने बुरे दिन थे कि बेचारे वो खाने पीने की जब लालच पड़ती है तो किसी को भी जाके शर्म हो जाता है। ये बात सदियों से चलती आ रही है और इसके ऊपर अनेक लोगों ने अपने अपने हिसाब से माइग्रेशन किया, उनका कल्चर को उन्होंने तोड़ दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आदिवासियों का अगर 20 साल पहले का या 30 साल 40 साल पहले का अगर लाइफ स्टाइल देखेंगे तो जल जंगल जमीन, जल जंगल जमीन, जंगलों में रहना, जो उपलब्ध होगा उसका इस्तेमाल करना और आगे बढ़ते रहना। जी, हंटर गैदरर की स्थिति में थे। और में क्या हो गया, हमने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लगा दिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लगते बराबर रेस्ट्रिक्शंस आ गए, कुछ आदिवासियों को जंगल से भागा दिया गया, खदेड़ा गया। जो लोग भूमि पर निर्भर थे उनकी भूमि छूट गई, आपको काम नहीं रहा, लेबर्स। तो इस तरह से आदिवासियों के कल्चर पे, उनके जो जीवन यापन जो प्रक्रिया थी उसके ऊपर काफी हैमरिंग हुआ। अब कल्चर की बात हम करते हैं तो कल्चर में लोगों को डिवाइड करने के लिए बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि जिसके कारण ओरिजिनल ट्राइबल कल्चर हैज बीन डिस्टॉर्टेड। आज जिनको हम गौण सभ्यता के लोग अगर बोलते हैं वो प्योर गौण नहीं रहे, उनका भी कल्चरल बिहेवियर बदल गया है। आज भी वो अंग्रेजी में बात करना शुरू कर दी, सब कपड़े आम पब्लिक के सामान परिधान करना शुरू कर दिए। और जब आदमी थोड़ा सा अगर आगे बढ़ जाता है या अच्छी कंडीशन में आता है तो उनको अपने पिछड़े हुए लोगों के साथ मिलने में थोड़ी सी कमी महसूस होती है। तो इसी को हमने प्रमुख मुद्दे बना दिए और इसलिए हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। जिन लोगों को उच्च मिला वो खामोश हो गए, जिन्हें कुछ मिला वो होते रहे। आपने देखा होगा 1993 में 1994 में कानपुर में एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी मिली गोवारियों के बारे में, 114 गोवारी लोग मारे गए। देखो इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी हो गई, लेकिन नागपुर शहर जो राजधानी का शहर था सीमेंट कलर के बाद, उस शहर में एक खरोच तक नहीं आई, किसी ने पत्थर नहीं उठाया,
किसी ने किसी का घर नहीं जलाया, किसी ने किसी को बुरा नहीं कहा, सब लोग मातम लेकर अपने अपने गाँव चले गए। That was the incident. आज भी ट्राइबल्स अगर मारा जाता है तो उसमें कोई ज्यादा ये नहीं होता है, रिवॉल्यूशन नहीं हो पाता है। उसका कारण ही है इनको पूरी तरह से दबाया गया है, क्योंकि उनसे पूरे अधिकार छीन लिए गए हैं। अब जो लोग बोलते हैं ना मीडिया के सामने वगैरह, जब उनको एक बार एरिया में आगे देखना चाहिए कि आदिवासी कैसे जीते हैं। अब ये बात जरूर है, किसी को लगता है कि हमारे अधिकार का हनन हो रहा है, किसी को लगता है कि हमें अधिकार मिलना चाहिए, ये तो चलते रहेगा। लेकिन गोवारी के बारे में अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं बोलता हूँ जी रमेश भाई, मेरी कोशिश रहती है कि हम आदिवासी इलाकों में आए और उनके जो मुद्दे हैं, उनके जो मसले हैं, चाहे वो कानूनी संवैधानिक अधिकारों के मसले हों, उनके जीविका के मसले हों, या उनकी पहचान भाषा बोली के मसले हों, उनको समझें। और एक कोशिश ये भी रहती है कि देश के बाकी लोग भी आदिवासियों को समझ सकें, ये भी हम लोगों का मकसद है। और मेरी कोशिश होगी कि उस इलाके में आके गोवारी आदिवासी और गोंड गोवारी आदिवासी का जो मसला है और जो बाकी मसले आप उठा रहे हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। आपने हमारे लिए समय निकाला है। मैं तो एक दो छोटे छोटे सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा और उसके बाद फिर इस बातचीत को समापन करेंगे, इस बातचीत का। बहुत ब्रीफली मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अब जब सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आ चुका है और आप भी ये मानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो शायद सही ही है, तो रिव्यू पिटीशन का तो कोई मायने नहीं बचते हैं। इससे आगे का रास्ता क्या है? क्या आप एक सामाजिक कार्यकर्ता, पॉलिटिशियन के नाते आप क्या सोचते हैं, क्या किया जाना चाहिए, और कितनी संभावना है कि अभी भी ये मुद्दा अलाइव रहेगा, जिंदा रहेगा और एक दिन संसद में कानून बनेगा और गोवारियों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलेगा? कितनी उम्मीद आपको बनती है, या इसको मान लिया जाए कि मामला अब क्लोज हो चुका है, क्लोजर हो गया है ये? सर अभी मैं इसके बारे में कमेंट करूंगा, थोड़ा कंट्रोवर्सी भी बन सकती है। आप कंट्रोवर्सी से मत डरिए। आप अगर कंट्रोवर्सी से डरेंगे तो बताइए फिर हमारे जैसे पत्रकारों का क्या होगा? मामला है गोवारी का, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर मामला है कि अनलेस देयर इज अमेंडमेंट इन पार्लियामेंट विद इन द शेड्यूल कि गोंड अलग गोवारी अलग, इनको दोनों को विभक्त करने के लिए अगर कॉमा बीच में डाल दें तो ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा एंड गोवारी विल बी एंटाइटल्ड टू एंजॉय। जी बहुत ही संक्षिप्त में आपने बहुत ही काम की बात कही है कि एक कॉमा का मसला है कि अगर एक कॉमा लगा दिया जाए। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश भाई, आपने हमारे लिए समय निकाला और मेरी कोशिश होगी कि जल्दी ही आपसे आमने सामने मुलाकात हो और आपसे समझेंगे चीजों को, वहां के ग्राउंड पे चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ गोवारी नहीं, बाकी भी जो आदिवासी समूह हैं छोटे बड़े, वहां उनसे भी मिलेंगे और आपसे भी मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला।